हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके वेरियस पार्ट्स आएंगे जिसमें एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें मतलब छोटे छोटे पार्ट्स इसके सारे के सारे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड, यूटिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारे के सारे किसकी देन है? मार्शल की देन है। तो बच्चे जब भी मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मार्शल को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई इसने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, चैप्टर ऐड कर दी, मगर इसका फ़ायदा भी तो बहुत है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, प्राइस इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो डिमांड के चैप्टर में हमने किया था कि डिमांड कई चीज़ों से असरदार होती है। इस चैप्टर में हम करेंगे कि डिमांड प्राइस के चेंज होने से कितना चेंज होती है, इनकम के चेंज होने से कितना चेंज होती है, और रिलेटेड गुड्स जो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइस के चेंज होने से भी कितना चेंज होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें 3 टाइप की इलास्टिसिटीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे तो मैं इनके मीनिंग डिस्कस कर रहा हूँ, मगर आने वाले वीडियोज में प्राइस इलास्टिसिटी पे डिटेल, फिर इसकी डिग्रीज, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियोज सिर्फ 5-5, 7-7 मिनट की होंगी, ज्यादा लंबी नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईपी कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, उतना ही चेंज आया जितना प्राइस में चेंज हुआ था, या उससे ज्यादा आया, कम आया, बिल्कुल भी नहीं आया, ये सारी चीजों को मेजर करना। तो सिंपल इंग्लिश में इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कंसर्न गुड। कि कंसर्न गुड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी की शॉर्ट फॉर्म है EY। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी हमें बताती है कि इनकम, तनख्वाह में चेंज होने से जो डिमांड है उसमें कितना फर्क पड़ता है। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है किसी और के प्राइस के चेंज होने से किसी और के डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड या रिलेटेड गुड। ठीक है, आई होप ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस या मीनिंग समझ आए होंगे। आज मैं आपके साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करूंगा जो कि माइक्रो के कंज्यूमर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आज मैं बताऊंगा आपको डिग्रीज वगैरह क्या होती हैं और इसके मतलब मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। डिमांड प्राइस के चेंज होने से चेंज होता है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड भी बताता है, मगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस हद तक चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, किस एक्सटेंट तक चेंज आएगा प्राइस के चेंज होने से डिमांड में। दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आगे ये जो छोटा सा माइनस दिया हुआ है ये इसलिए क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये जो डेल्टा है इसे चेंज कहते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में। तो मैंने इसलिए लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज मैंने आगे आपके साथ आगे करना है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। देयर आर 5 डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब क्या होता है पहले ये बताता हूँ कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में तो चेंज आता है, किस हद तक चेंज आता है, कितने तरीके का चेंज आता है, वो हमें बताती हैं डिग्रीज। तो सबसे पहले आ जाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर प्राइस में जरा सा भी चेंज आया तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 1% बढ़ गया तो डिमांड क्या पता गिर के 0 ही हो जाए, और क्या पता डिमांड 1% गिर गया, प्राइस 1% गिर गया तो डिमांड बढ़ के इन्फानाइट तक चली जाए। तो इस केस में ज्यादातर प्राइस फिक्स रहता है और एक फिक्स प्राइस पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। आप जितनी मर्जी डिमांड बढ़ा सकते हो और जितनी मर्जी डिमांड कम कर सकते हो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले सिंपल इंग्लिश में चलते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इन्फानाइट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। एक प्रिवेलिंग प्राइस पे डिमांड इन्फानाइट है। इट इज अ सिचुएशन वेयर अ स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस कॉजेज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू फॉल 0 एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस बढ़ गया हल्का सा, डिमांड 0 भी हो सकती है, और अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड इन्फानाइट तक जा भी सकती है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे एक्स एक्सेस में
हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड दी जाती है और वाई एक्सेस में प्राइजेस दिए जाते हैं। ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है। इस केस में जो डिमांड का बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो इस केस में प्राइस तो फिक्स हो गया। इस फिक्स प्राइस पे जितनी मर्जी आप डिमांड करो, इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो, तो इस केस में प्राइस फिक्स रहता है और डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जितनी मर्जी बढ़ाई भी जा सकती है, जितनी मर्जी कम भी की जा सकती है। तो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में इनफाइनाइट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसा कि नाम है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस में, जो मर्जी चेंज आ जाए डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस, अच्छा खासा प्राइस में चेंज आ भी जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से मैंने लीव के स्पेलिंग गलत लिख दी है स्पीड में, लीव द डिमांड अनअफेक्टेड। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो भी डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस गिर जाएगा तो भी डिमांड कांस्टेंट है। बेसिकली ये कब होता है, जब नेसेसिटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल नमक या फिर मेडिसिन। अगर नमक सस्ता हो जाता है तब भी आप उतना ही खाओगे, महंगा हो जाता है तब भी उतना ही खाओगे। ऐसा तो नहीं देखा कि नमक के प्राइस 2 रुपये गिर गए और आपने 10 किलो खाना शुरू कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और मेडिसिन जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी खाओगे। अगर मेडिसिन सस्ती होगी या डिस्काउंट पे मिल रही है तो आप डबल खानी थोड़ी ना शुरू कर दोगे। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिखें प्राइस, यहाँ पे लिखें क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी जो कर्व बनेगी वो पैरेलल टू वाई एक्सेस बनेगी। ये कहती है कि चाहे प्राइस इतना हो, चाहे प्राइस इतना हो, चाहे प्राइस इतना हो जाए, प्राइस के चेंज होने से डिमांड फिक्स रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी 0 होती है, मतलब कोई इलास्टिसिटी है ही नहीं। लास्ट केस में क्या होती थी, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। तो ये बात याद रखनी है। परफेक्टली इलास्टिक एक एक्सट्रीम कंडीशन है और परफेक्टली इन इलास्टिक भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है, जिसमें एक में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अनगिनत चेंज, इनफाइनाइट चेंज, और दूसरे में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं। तो चलिए तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ गए 10% तो डिमांड गिर जाएगी 10%, ठीक है। और अगर प्राइस गिर गए 10% डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, मगर वो सेम परसेंटेज से बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन सच दैट, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इस हिसाब से चेंज आता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, टोटल जो खर्चा है आपका वो सेम रहे। इसको और आसानी से डिस्कस करना है तो इसे कहते हैं कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना परसेंट ही डिमांड में चेंज आए। आपको मैंने पीछे क्या बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप खुद सोचो, अगर दोनों में सेम परसेंटेज का चेंज है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में सेम चेंज आना चाहिए नेगेटिव वे में, मतलब अगर प्राइस 10% बढ़ा है तो डिमांड 10% गिर जाए, और अगर प्राइस 10% गिरा है तो डिमांड 10% बढ़ जाए। इस सिचुएशन में डायग्राम कैसा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ लिखा प्राइस, यहाँ लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल इतना प्राइस है और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर मान लो प्राइस गिर गया 10%, तो जितनी ये जगह आ रही है ना उतनी ही ये जगह बनानी है आपने, कि अगर प्राइस 10% गिरा है तो डिमांड भी 10% बढ़ी है। तो अगर हम देखें टेक्निकली तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए, तो मतलब डिमांड भी 10% बढ़ी है। तो अब अगर इसमें से डिमांड कर्व बनानी है तो ये डिमांड कर्व ऐसे निकलेगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गई डिमांड कर्व आपकी। तो डिमांड कर्व क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बराबर चेंज आता है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि प्राइस को बढ़ा देते 10% और डिमांड को गिरा देते, तब भी यूनिटरी इलास्टिक ही मानी जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ग्रेटर चेंज आता है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचें, इसका ये फॉर्मूला है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, मान लो 20% का, और प्राइस में कम चेंज आ रहा है, मान लो 10% का,
तभी तो 1 से ज़्यादा आंसर आएगा ना। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूँ, मान लो प्राइस बढ़ गया 10%, तो जो डिमांड है वो गिरेगी 20%, तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। और अगर मान लो प्राइस गिर गया 10%, डिमांड 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज प्राइस इतना है और डिमांड इतनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि प्राइस गिर गया मान लो 5% से, तो प्राइस गिर गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो तो बढ़ती है, मगर जो डिमांड में जो इंक्रीज आएगा वो प्राइस के डिक्रीज से काफ़ी ज़्यादा होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो ये डिमांड कर्व बन गई है इसकी। तो ये हो जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। अब डायग्राम मैंने कोई कंप्यूटराइज तरीके से बना के सीधा कॉपी पेस्ट तो किए नहीं हुए, उसमें मज़ा सा नहीं आता, तो मैं बना के दिखाता हूँ तो वही मज़ा आता है। पर हल्की हुल्की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो उसको थोड़ा मतलब कर लेना एडजस्ट, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर डायग्राम आपके सामने नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि बनता कैसे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 5th डिग्री डिस्कस करते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो है कम चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस बढ़ता है 10%, तो डिमांड को तो गिरना चाहिए ना, मगर डिमांड गिरती है कम 5%। और अगर प्राइस गिरता है 10%, डिमांड को तो बढ़ना चाहिए, मगर डिमांड कम परसेंटेज से बढ़ेगी। अब इसका मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। मान लो ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर डिमांड में कम चेंज आता है, मान लो 5%, और प्राइस में चेंज आता है ज़्यादा 10%, तो दोनों को अगर कैंसिल करूँगा तो 0.5 आ गया ना। तो कहने की बात यह है कि जब भी आपका प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा तो आपका आंसर हमेशा 1 से कम कम आएगा। 1 से कम आना मतलब यूनिटी से कम आना मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे देते हैं प्राइजेस। पेन का थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। मान लो प्राइजेस इतने हैं और डिमांड इतनी है, और चलो इस बार बढ़ने का केस ले लेते हैं। प्राइजेस बढ़ गए 10%, प्राइजेस बढ़ गए ना, डिमांड गिरी है मगर डिमांड सिर्फ 5% ही गिरी है, Q1, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये इससे हाफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस थोड़ा जज्बात समझ जाना कि भाई प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कम चेंज आता है। अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके करूं तो इसका जो कर्व बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ठीक है। ये बन गई डिमांड कर्व, ठीक है। आप स्केल से सीधी बनाना, आप उल्टी सीधी मत करना, स्केल से सीधी बनाना। मेरे को तो यहाँ पे स्केल नहीं लगा सकता, टच स्क्रीन में दिक्कत आ जाएगी स्केल रखा तो नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जो है प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। बेसिकली ये कब होता है? ये लेस देन 1 तब होता है जब प्राइस के चेंज करने से हम डिमांड में काफ़ी कम चेंजेस करते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कम होते हैं या सब्सिट्यूट्स कम है उसके, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज लेके आते हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करने लगा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वेरियस मेथड्स, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड और रेवेन्यू इलास्टिसिटी मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स की वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एक एक पार्ट को एक एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सारे के सारे मेथड्स वैसे तो भाई मार्शल ने दिए हैं। तो ये मेथड कहता क्या है? ये कहता है कि वी कैन मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमें कंज्यूमर के टोटल खर्चे के बारे में पता लग जाए तो हम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालना है, इसको चलिए टेबल और डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले टेबल बनाता हूँ। टेबल ध्यान से देखिए। सपोज मैंने यहाँ लिख लिया प्राइस ऑफ एक्स, सबसे पहले नेक्स्ट लिख लिया मैंने प्राइस ऑफ एक्स के बाद कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स, फिर नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ मैं टोटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, और लास्ट में लिख देता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी। जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो बाहर जो है डॉग्स बाग करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। एनी हाउ, चलो मैं इनके रोके पे रुकने वाला नहीं हूँ। आज मैं ख़त्म करके रहूँगा ये टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस है 2, डिमांड है 2, 2 रुपये की चीज़ 2 डिमांड की, खर्चा कितना हुआ 4। अब दूसरी तरफ अगर प्राइस गिर जाता है तो आपको पता है ना, प्राइस के गिरने से क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब भी प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ गई, अब खर्चा कितना हुआ, 1 रुपये की चीज़ है 4 खरीदी, खर्चा तो 4 ही हुआ ना। अब ध्यान से देखो,
प्राइस के चेंज होने से खर्चे में कोई चेंज नहीं आया। जब भी प्राइस के चेंज होने से खर्चे में कोई चेंज नहीं आता तो इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी सिचुएशन, प्राइस 2, डिमांड 2, खर्चा 4, प्राइस गिर गया। प्राइस तो गिर गया है, प्राइस के गिरने से क्या हुआ, डिमांड जो है वो बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है ना, पहले भी डिमांड बढ़ी थी, अब भी डिमांड बढ़ गई, मगर अब डिमांड हो गई है 5। 1 रुपए की चीज़ है, 5 खरीदेंगे तो खर्चा कितना हुआ, 5 रुपए। तो प्राइस के गिरने से खर्चा बढ़ गया है ना। तो जब भी खर्चा बढ़ता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, प्राइस क्या हुआ है, प्राइस गिरा है और खर्चा क्या हुआ है, बढ़ा है। तो उस केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुई है, मतलब नेगेटिव रिलेशन जब भी होता है प्राइस और खर्चे में, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। दूसरी सिचुएशन में चलते हैं, प्राइस 2, डिमांड 2, खर्चा 4। थैंक यू किसको कर रहा हूँ, डॉग को, फिर शुरू हो गया, चलो कोई बात नहीं है, थैंक यू हजम नहीं हुआ उसको लग रहा है। तो प्राइस गिर गया, प्राइस के गिरने से डिमांड तो बढ़ी है, बट 1 रुपए की चीज़ है, 3 खरीदेंगे तो खर्चा कितना हो गया, कम हो गया। तो जब भी खर्चा गिर जाता है तो इलास्टिसिटी भी गिर जाती है, लेस देन 1। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, प्राइस गिरा है तो खर्चा, एक्सपेंडिचर गिरा है, तो बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन हुआ ना। तो जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और खर्चे में, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लेस देन 1। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइन सीधी नहीं बच सकती क्योंकि टच स्क्रीन में थोड़ा चक्कर रहता है। तो अब इसको हमने 3-4 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। 3-4 लाइन्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹2, द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांडेड for X good is 2 units and the total expenditure is of ₹4, full stop. With the fall in price up to ₹1, the quantity demanded rises up to 4 units and the total expenditure remains the same. In this situation, elasticity is equal to 1. Price elasticity of demand is equal to 1, full stop. In another situation, with the fall in price up to ₹1, the quantity demanded for X good rises up to 5 units and which leads to rise in the total expenditure from ₹4 to ₹5, which leads to ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और इसी को आप इंग्लिश में आप उल्टा पुल्टा करके ये भी लिख सकते हैं कि भाई जब प्राइस गिर गया तो जो खर्चा है हमारा वो कम हो गया, और इस केस में जो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मगर थोड़ा ध्यान से देखना, जहाँ नहीं समझ आए पॉज करके दोबारा से आप देख लेना। प्राइस है, प्राइस ले लेता हूँ यहाँ पे, पूरा लिख लेता हूँ प्राइस, यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। माइक्रो में सारे के सारे डायग्राम्स में नीचे ज़्यादातर क्या आता है, क्वांटिटी, मगर यही डायग्राम ऐसा है जिसमें नीचे एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कर्व शुरू में जाएगी नीचे, बाद में जाएगी पैरेलल, फिर जाएगी पीछे वापस। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, बैकवर्ड बेंडिंग। तो बेसिकली ये टीटी टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। अब मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉइंट है ए पॉइंट पे प्राइस कितना है, OP, ये है ना प्राइस, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगा लूँ तो खर्चा कितना है, मान लो OE, एक्सपेंडिचर है OE। अगर मैं इससे इस कोने तक प्राइस को गिराता हूँ P1 तक, तो प्राइस गिरा, प्राइस के गिरने से क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया ना E1 तक। तो जब भी प्राइस गिरता है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, भूल गए क्या, प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो ये होती है ग्रेटर देन 1। तो मैं इस सिचुएशन में यहाँ लिख लूंगा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। समझ गई बात, क्योंकि प्राइस के गिरने से खर्चा बढ़ा है। अब मैं रब कर लेता हूँ इन सिचुएशंस को ताकि आपको नॉर्मली समझा पाऊँ। ठीक है, दूसरे केस भी तो समझाने हैं, तो अगर ये सारा का सारा इसी में गंद बंद पड़ गया तो फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी सिचुएशन पे चलता हूँ। मान लो प्राइस यहाँ C तक गिर गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया, इतना, पहले प्राइस था इतना, अब प्राइस कितना हो गया, इतना। तो एक्सपेंडिचर जो B पे भी वही था और C पे भी वही है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, प्राइस तो गिरा है मगर एक्सपेंडिचर क्या रह गया, सेम। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1, क्योंकि पीछे चलते हैं कि प्राइस के गिरने या बढ़ने से एक्सपेंडिचर पे जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो इस केस में ये इक्वल टू 1 हो गया है। अब मैं दोबारा इसको रब करता हूँ और यहाँ से रब करके फिर तीसरी सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। मान लो इसके नीचे कोई भी पॉइंट आ गया D, इस पॉइंट पे भी प्राइस तो पहले से गिरा है ना, तो पहले खर्चा कितना होता था, इतना होता था सपोज E, अब खर्चा कितना हो गया, E1 हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि प्राइस के गिरने से खर्चा भी गिर गया है। तो जब भी प्राइस के गिरने से खर्चा गिर जाता है तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है लेस देन 1।
प्राइस भी गिर गया और खर्चा भी गिर गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस केस में इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूँगा प्राइस इलास्टिसिटी का एक और मेथड, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज मेथड। इसका दूसरा नाम प्रोपोर्शनेट मेथड भी है। तो चलिए मैं सबसे पहले हेडिंग बना लेता हूँ, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। ये मेथड बहुत आसान है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। और इस फॉर्मूले को बच्चे रट्टा मार लेते हैं और ड्राइव करना सीख नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस मेथड में, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से किस तरीके से ड्राइव होता है वो चीज़ सिखा दूं। तो सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब ये आगे माइनस क्यों लिखा हुआ है? ये माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, और अगर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कर देता है, ये चीज़ न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, परसेंटेज, डेल्टा को चेंज कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ कि भाई जो डेल्टा होता है अपना वो चेंज होता है, ठीक है ना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला निकालता हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला नई क्वांटिटी Q1 माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इंटू 100। साइड पे लिख लेता हूँ, Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी, और Q क्या है, ओल्ड क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी डिवाइडेड बाय पुरानी इंटू 100, ठीक है, ओल्ड क्वांटिटी। अब जैसे ये क्वांटिटी डिमांडेड के साथ किया है उसी तरीके से प्राइस के साथ भी करना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज इक्वल्स टू नया प्राइस माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100। साइड पे लिख देता हूँ कि P1 क्या है, न्यू प्राइस, और P क्या है, ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन सारी वैल्यूज को उस फॉर्मूले में आपने डाल देना है। फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब इसका जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी इंटू 100 होल ओवर नया प्राइस माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इंटू 100, ठीक है, आगे माइनस। अब पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं कि ये जो 100 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये वाला Q1 माइनस Q। नई क्वांटिटी में से पुरानी निकालेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी। सिमिलरली नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, चेंज इन प्राइस, और आगे माइनस। अब इसको मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P डिवाइडेड बाय P। अब इसको, ये जो डिवाइड की फॉर्म में, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय P ऊपर आ जाएगा और चेंज इन P नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से उल्ट पुल्ट कर करके हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो अब चेंज वाले एक तरफ कर देते हैं, चेंज वाले एक तरफ कर दें तो ये आ जाएगा चेंज इन Q चेंज इन P एक तरफ आ जाएगा और PQ एक तरफ आ जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूले की शेप बनेगी वो ये वाली बनेगी, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। और इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल भी आता है, आगे आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। ये मेथड कब यूज़ करना है, ये मेथड सिर्फ तभी यूज़ करना है जब प्राइस और क्वांटिटी में स्मॉल चेंजेस आते हैं। मैं लिख लेता हूँ, स्मॉल चेंजेस के केस में ये यूज़ करना है, बड़ी बड़ी चेंजेस के केस में ये यूज़ नहीं होता। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली इन सिचुएशन, तभी यूज़ करना है, इन सिचुएशन वेयर या व्हेन, कुछ भी लिख सकते हो, व्हेन चेंज इन, वेयर चेंज इन, दोबारा लिखता हूँ, प्राइस एंड कंसिक्वेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज आ रहा है आर वेरी स्मॉल। ये मेथड सिर्फ तभी यूज़ करना है जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड के चैप्टर का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसे कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? ये मेथड कहता है कि हम डिमांड कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, और हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग अलग होगी, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से निकालनी है। तो इट इज द इलास्टिसिटी कैलकुलेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। सिंपल इंग्लिश में लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग निकलेगी ऑन द सेम डिमांड कर्व। हेंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे अलग अलग निकलती है। अब इसको दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। इसके दो सेपरेट मेथड्स हैं इसको निकालने के। किस किस तरीके से निकालते हैं मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो टू सेपरेट मेथड्स हैं, इसके टू सेपरेट हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। एक तो है जी +2 लेवल, जो 12th क्लास में हम करते हैं, स्कूल लेवल पे करते हैं, और एक ग्रेजुएशन लेवल है, वो भी आपको बताऊंगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व में डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। उस केस में इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मतलब लोअर हिस्से को अपर हिस्से से डिवाइड कर दोगे तो आपको इलास्टिसिटी आ जाएगी। ये कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हमने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे लिख दिया प्राइस। अब लाइन थोड़ी उल्टी सीधी या फिर थोड़ी सी टेढ़ी बन गई तो माफ करना, क्योंकि स्केल यहाँ पे है नहीं तो मैं सीधी लाइन खींच नहीं सकता, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब आपको समझ आ जाए। तो सपोज ये एक डिमांड कर्व है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रही है, और ये है ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो डिमांड कर्व है ए बी, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ सी, सेंटर पॉइंट, अगर ये पॉइंट सेंटर है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो गया आपस में। तो अगर मैं इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकालूं तो वो क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो इसमें लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट इसमें है बीसी, बीसी को सीबी भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो लोअर सेगमेंट है ये वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये वाला है अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट है बीसी या सीबी, कुछ भी लिख सकते हो, और अपर सेगमेंट है एसी या सीए। तो ये हो गया ना। अब देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, जब दोनों के दोनों हिस्से बराबर हैं तो दोनों कैंसिल होकर आंसर 1 नहीं आ जाएगा। समझ आ गई ये बात? तो हमेशा सेंटर पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है, क्योंकि लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बराबर है और ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसको रब करता हूँ ताकि ज़्यादा गचड़ मचड़ यहाँ पे मतलब साफ सफाई हो और यहाँ पे ज़्यादा गंद ना मचे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सी पॉइंट के नीचे कोई भी पॉइंट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट के नीचे कोई भी पॉइंट लेता हूँ, डी पॉइंट, ठीक है। अब डी पॉइंट जब मैं लेता हूँ तो अब इस केस में लोअर सेगमेंट कितना हो गया, इसको रब करता हूँ दोबारा से। लोअर सेगमेंट हमारा हो गया ये कितना आ गया, डी बी या बी डी कुछ भी लिख सकते हो। और अपर सेगमेंट हो गया ये सारा का सारा, अपर सेगमेंट हो गया ए डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए डी या डी ए कुछ भी लिख सकते हो। अब लोअर सेगमेंट है छोटा, अपर सेगमेंट है बड़ा, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल, और ये क्या है, बिग या लार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। अगर किसी भी स्मॉल नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो तो आंसर तो लेस देन 1 ही आता है ना, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो लेस देन 1 होगी। तो मैं एरो मार के लिख लेता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब मैंने जो गंद डाला है डायग्राम में, मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसको और दूसरी सिचुएशंस को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मैं पहले सी पॉइंट से डी पॉइंट पे आया था, ठीक है। अब अगर मैं डी पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे कर दूं तो इस केस में जो पहले लोअर सेगमेंट थी वो थी बी डी, अब लोअर सेगमेंट खत्म ही हो जाएगी, लोअर सेगमेंट हो जाएगी 0। समझ गई बात? लोअर सेगमेंट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि लोअर हिस्सा तो मैंने खत्म ही कर दिया ना, डी पॉइंट को उठा के बी पे लिख दिया। और अपर सेगमेंट कितनी हो जाएगी, ये सारी की सारी अपर सेगमेंट हो जाएगी। तो अपर सेगमेंट कितनी है, ए बी, क्योंकि अपर सेगमेंट को मैं लगातार बढ़ा रहा हूं। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, इसीलिए इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 0। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब मैं रब करता हूँ इसको ताकि ज़्यादा गंद ना पड़े। तो इसके बाद मैं सी पॉइंट से ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो ई पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट के केस में अगर मैं लेता हूँ तो इसमें लोअर सेगमेंट कितना है, इसमें लोअर सेगमेंट है ये वाला हिस्सा, ये अपर सेगमेंट हो गया और ये सारा का सारा लोअर सेगमेंट हो गया। अब लोअर सेगमेंट क्या है, बिग, और अपर सेगमेंट क्या है, स्मॉल, ठीक है। तो अपर सेगमेंट का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, इसको रब करके। सबसे पहले लोअर सेगमेंट है ई बी या बी ई, कुछ भी लिख सकते हो, और अपर सेगमेंट है ए ई या ई ए, ठीक है। अब
क्या है, बिग नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर। तो जब भी बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे आंसर तो 1 से ज़्यादा ही आएगा ना। तो इसीलिए अगर हम सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या आती है, ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब मैं फिर से इसको रब करता हूँ ये सारी चीज़ों को, ताकि थोड़ा मतलब हचड़ पचड़ थोड़ा साफ सफाई हो डायग्राम में। ये मैं सारा का सारा साफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ई पॉइंट है इसको उठा के ए पे ले गए, मतलब लोअर सेगमेंट पूरी की पूरी ऊपर तक स्ट्रेच कर दी। तो इस केस में लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगी, इस केस में लोअर सेगमेंट ये सारा का सारा, यहाँ से मैं बताता हूँ, ये सारा का सारा लोअर सेगमेंट रह जाएगी। और अपर सेगमेंट क्योंकि हमने ई से ए पॉइंट पे लेके गए थे तो वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट। तो इसीलिए इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या क्या होती है ये मैंने आपको बताई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारा डायग्राम एक बार रब करता हूँ और आपको अच्छे से बना के देता हूँ कि पेपर बुक में किस तरीके से ये बना होता है। मैं ये सारा का सारा रब कर रहा हूँ और एक बार अच्छे तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने रब कर दिया है और ये बन गया आपकी डिमांड कर्व, ठीक है। ए बी लाइन हल्की सी टेढ़ी बन रही है, पर चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधी बना सकूँ, बट वही है कि इसमें टच स्क्रीन में बड़ा दिक्कत रहती है। तो अगर सी पॉइंट देखें, इस पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। और अगर इस पॉइंट पे लेते हैं इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। कैसे होती है मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर इस पॉइंट पे आ गया तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये तो था +2 लेवल, ठीक है। अब +2 लेवल के बाद अगर आपने ज़ोर लगाना है तो +2 लेवल के लिए बहुत सारा है। मगर अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल करना है तो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। ये भाई फॉर्मूला निकला कैसे, हमने तो रट्टा मार लिया स्कूल लेवल पे, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। अब मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ ये फॉर्मूला निकला कैसे। तो ये ग्रेजुएशन लेवल प्लस मास्टर्स डिग्री लेवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मास्टर डिग्री लेवल के लिए या पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक डायग्राम मुझे गिवन था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मैंने डिमांड कर्व को पहले से ही नाम देके रखा है AM। अब ये जो डिमांड कर्व है इस पे एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट पे जो प्राइस है वो है OP और जो क्वांटिटी है वो है OQ, ठीक है। और अगर मान लो प्राइस गिर जाता है, कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट मैं C पॉइंट ले लेता हूँ। इस पे नया प्राइस हो गया P1 और न्यू क्वांटिटी होगी Q1, ठीक है। इसमें आपको हल्का सा ज्योमेट्री आनी चाहिए, हल्की फुल्की ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये हो गया चेंज इन प्राइस और ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स में PhD करके आओ, मगर हल्की फुल्की 7th 8th 9th क्लास की आपको आनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी का, परसेंटेज मेथड, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q। और आगे माइनस तो आता ही, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ परसेंटेज मेथड में। तो चेंज इन Q जो क्वांटिटी है उसमें चेंज कितना आया, जो चेंज इन Q है वो किसके बराबर है, QQ1। तो मैं सबसे पहले साइड पे लिखता हूँ ये चीज़ें ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। चेंज इन Q मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, QQ1। अब ये जो QQ1 है इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ कि ये जो QQ1 है, अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट दे दूँ, लेट, ओहो यार ये टच स्क्रीन में ये बड़े स्यापे होते हैं, बटन दब जाता है अपने आप। तो ये पॉइंट अगर B है तो QQ1 तो और BC ये तो बराबर हो गए ना, क्योंकि ये तो आमने सामने है और वो जो है रेक्टेंगल के सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। वैसे ही चेंज इन P ये है PP1, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है किसके, A और B के, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो हम इन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे। मैं साफ़ सुथरा कर लेता हूँ ये डायग्राम, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा नहीं किया तो इसमें मुझे आपको कई चीज़ें समझानी है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यूज़ डाल देता हूँ। तो सबसे पहले चेंज इन क्यू की जगह डालूंगा BC और चेंज इन P की जगह डालूंगा मैं AB, ठीक है। इसको अच्छे से साथ के साथ पॉज कर करके लिखना आपने, क्योंकि अगर पॉज कर करके नहीं लिखा तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा। सिमिलरली जो प्राइस है OP, ठीक है। OP को हम AQ भी तो कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। तो ये जो सारा का सारा AQ और ये जो सारा का सारा है OP, ये तो बराबर है ना, इसलिए मैंने लिखा है ये, ठीक है। मैं फिर से रब करता हूँ क्योंकि डायग्राम मैंने ज़्यादा गंदा नहीं डालना इसमें।
तो वैसे ही अगर मैं क्वांटिटी देखूं तो क्वांटिटी कितनी है, कलर चेंज करता हूँ, इधर कलर को करते हैं ब्लू, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है आपकी सारी की सारी ओ, यहाँ से रब करता हूँ, क्वांटिटी है सारी की सारी ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू को हम पी ए या ए पी भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ओ क्यू क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी और ये जो ए पी है या पी ए, ये दोनों के दोनों तो बराबर हैं, तो इनकी वैल्यू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 वैल्यूज मैंने निकाली हैं, ये चारों की चारों वैल्यू इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में डाल देनी है। चेंज इन क्यू के हो माइनस आ गया, इज इक्वल टू डाल के लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू, फिर लिखता हूँ माइनस। तो चेंज इन क्यू की जगह लिखिए बी सी, चेंज इन पी की जगह लिखिए ए बी, मल्टीप्लाई बाय प्राइस आ गया ए क्यू, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आ गई ए पी। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अगर नहीं समझ आ गया तो पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए, ठीक है, क्योंकि आज मैंने ये खत्म करके ही छोड़ना है, आपको समझा के ही छोड़ना है। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू एन, एन लिखना था, ये डी लिखा गया, एन लिख देता हूँ, ए क्यू एन। अब देखिए ध्यान से, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए बी सी, मैं पॉइंट्स लगा दूंगा ए, ठीक है, और कलर चेंज करता हूँ इसका थोड़ा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल ए क्यू एन कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, ए तो ये वाली होगी साइड, ठीक है, और क्यू ये वाली साइड होगी, और एन ये वाली साइड। तो ये जो छोटा ट्राइंगल है ए बी सी और जो बड़ा ट्राइंगल है ए क्यू एन, ये सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स कब होते हैं, जब कोई भी दो ट्राइंगल्स की जो एंगल्स हैं, दो एंगल्स वो बराबर हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। और आपको ये ज्योमेट्री के रूल्स हैं, ये पता होने चाहिए कि दो एंगल्स बराबर होने से ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशो होती है वो बराबर होती है। तो मैं लिख देता हूँ, द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब ये होता है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उसको डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है, सारी साइड्स को डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। किस तरीके से होता है ये मैं भी करके बताता हूँ, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने ज्योमेट्री में मतलब स्कूल लेवल पे कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बी सी, इसको रब कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा गंद ना डले। बी सी मतलब ये जो ट्राइंगल है ये वाली साइड, डिवाइडेड बाय ए बी मतलब ये वाली साइड। इट इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड, ठीक है। इसका बेस और उसका परपेंडिकुलर लिया तो इट इज इक्वल टू ये वाले ट्राइंगल का बेस जो है क्यू एन, ठीक है, ये वाला, और क्यू एन डिवाइडेड बाय उसका परपेंडिकुलर क्या है ए क्यू। हम हाइपोटेन्यूज भी ले सकते थे मगर वो फिलहाल हमें चाहिए नहीं। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। साथ के साथ अगर नहीं समझ आ रही 2 बार 3 बार 4 बार देखो, वैसे एक आधी बार मशहूरी चलेगी तो मुझे 1-2 पैसे मिलते हैं, मुझे कोई करोड़ों रुपए नहीं मिलते, तो आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ और इसकी वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू इधर डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बी सी बाय ए बी तो क्यू एन बाय ए क्यू है ना। तो मैं पुराने इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में जो बी सी बाय ए बी है उसकी जगह क्यू एन डिवाइडेड बाय ए क्यू डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाल के मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि जितना जल्दी क्वेश्चन खत्म हो उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने ए क्यू डाल दिया, ठीक है, और दूसरी साइड तो ए क्यू डिवाइडेड बाई ए पी है ही, ठीक है। अब ये ए क्यू हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है ना। यहां से ए क्यू कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा, क्यू एन डिवाइडेड बाई ए पी सॉरी, अब ये चीज आपके पास बच गई है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड आई है हमारे पास, तो क्यू एन डिवाइडेड बाई ए पी। अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स फिर से लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे मैं पहले रब कर देता हूँ, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डायग्राम बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर से हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ट्राइंगल ए क्यू एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी ए। तो ये ट्राइंगल ए क्यू एन तो हमने मार्क किया हुआ है। अब ये एम पी ए क्या है, एम पी ए वाला ये वाला ट्राइंगल है, ये देखो, ये जो ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये एम पी ए, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब इनकी साइड्स की रेशियो बराबर है, क्योंकि इनके दो एंगल बराबर हैं, एक 90 डिग्री का और एक जो सेम रे पे, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स तो है नहीं है, बट इसकी साइड्स की रेशियो बराबर है।
साइड्स की रेशो बराबर मतलब हमने इनके क्या लिए, हमने इनके बेस लिए हैं ना, क्यू एन डिवाइडेड बाय ए पी या पी ए। ये किसके बराबर हुई, ये जो वो है ना, क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, मतलब ए एन मतलब ये वाली साइड, ठीक है, क्यू एन डिवाइडेड बाय पी ए, इट इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाय ए एम, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको हाइपोटेन्यूज से तो फिर ये सेम रेशो आएगी, मतलब आंसर कट कटा के सेम आएगा। तो ये जो इलास्टिसिटी है इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला कट कटा के बना, क्योंकि क्यू एन डिवाइडेड बाय ए पी था और क्यू एन डिवाइडेड बाय ए पी ए एन डिवाइडेड बाय ए एम है। अब खुद सोचो, जो ए एन है ये है लोअर सेगमेंट और ए एम है ये है अपर सेगमेंट। आई होप ये समझ आ गया आपको, और अगर नहीं समझ आया पॉज करके 2-3 बार लिखोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। अगर आपकी डिमांड कर्व नॉन लीनियर है तो इस केस में क्या करना है, सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर देन टू नो द प्राइस इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व अ टेंजेंट इज ड्रॉन। जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है उस पर टेंजेंट बनाओ। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड है और इस साइड प्राइस है और डिमांड कर्व नॉन लीनियर है। एक नॉन लीनियर से डिमांड कर्व बना लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द नॉन लीनियर डिमांड कर्व। मैं लिख लेता हूँ, डिमांड कर्व को नाम दे देता हूँ डी डी। और अगर इस पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे और ये पॉइंट का नाम है लेट ए, तो मैं ए पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूंगा। ए पॉइंट पे स्केल लेके एक टेंजेंट खींचूंगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो ए पॉइंट को टच करके जा रही है, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ लेट एम, या कोई भी दे दो, बी सी दे दो, ठीक है। अब दिमाग से सोचो, फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था हमारा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट कितना हो गया, लोअर सेगमेंट हो गया ए सी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट हो गया बी ए या ए बी, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारी इलास्टिसिटी आ गई। सिमिलरली अगर हमें किसी और पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट पे निकालनी है इलास्टिसिटी, तो यहाँ से टेंजेंट खींच दो, ठीक है। तो ये अपर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट हो गया, तो लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करोगे फिर निकल जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, ये डी पॉइंट मैंने ले लिया, ये मतलब ई पॉइंट होना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और मेथड, जो लास्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड, वो डिस्कस करूंगा। लास्ट मेथड है ये, और ये ज़्यादातर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। ये मेथड है रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या रेवेन्यू मेथड, या फिर कई बुक्स में इसको रेवेन्यू इलास्टिसिटी मेथड कहा जाता है। इसके लिए 2 कंसेप्ट्स आपको आने बहुत जरूरी हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू होता है जब भी आप 1 यूनिट मार्केट में बेचते हो, सेलर बीइंग सेलर, तो आपने कितना पैसा कमाया। इट इज द रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट को बेच के जो भी पैसा कमाया उसे AR कहते हैं, और इसको प्राइस भी कहते हैं। AR इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस। तो AR का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो MR क्या होता है, इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ता है। तो इसका मैंने फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि MR इज delta TR divided by delta Q means change in total revenue divided by change in quantity, or we can say that total revenue in time period n minus total revenue in time period n minus 1। तो अब जो elasticity है उसका फॉर्मूला in terms of revenue ये होता है AR over AR minus MR। ये तो गिवन फॉर्मूला है। अब ये निकला कैसे, ये मैं ड्राइव करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वीडियो पॉज कर करके ना साथ की साथ बनाते रहना है। जब आप मेरे साथ की साथ बनाओगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको हल्की सी भी ज्योमेट्री आती है तो आपको ये 2 मिनट में समझ आने वाला है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और जैसे जैसे मैं करता हूँ उसको पॉज करके सेम टू सेम मेरे साथ करते रहिए, और आपको 100% समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, दूसरी साइड लिखता हूँ प्राइस, एक डिमांड कर्व बनाता हूँ। ये बन गया हमारी डिमांड कर्व ए बी, और इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, जरूरी नहीं मैंने सेंटर पे लेना है, सेंटर से मैंने हल्का सा ऊपर लिया सी। अब ये जो सी पॉइंट है, इस पे अगर मैंने इलास्टिसिटी निकालनी है, आपको याद है ना फॉर्मूला मैंने जो पिछले मेथड में करवाया था, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर नहीं याद तो आप प्लीज पीछे जाइए और पॉइंट इलास्टिसिटी की वीडियो देखें, ठीक है। वो भी 5-7 मिनट में ही आपको समझ आ जाएगी। कोई मैंने 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं बनाता मैं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो लोअर सेगमेंट है BC और अपर सेगमेंट है AC, तो BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है।
तो ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है गचड़ मचड़ नहीं होना चाहिए। ओहो यार, ये ना डिजिटल पेन की ऐसी की तैसी ये बीच बीच में सबको डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे अगर मैं ये क्या कहते हैं सॉरी प्राइस और क्वांटिटी ले लूँ, तो ये प्राइस आ गया और ये क्वांटिटी होगी। अब यहाँ से आपकी मेन चीज़ें शुरू होगी। अब देखो, ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी, ठीक है। ये सिमिलर क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, मगर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाला जो एंगल है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि एंगल ऑन द सेम रे। और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दो एंगल सेम हो जाते थे दो ट्राइंगल्स के, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते थे। सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता, इक्वल का मतलब तो कॉन्ग्रेंट होता है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और आपको 7th 8th में टीचर जो है वो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको प्यार से समझाती होगी। मैं तो बहुत बुरा स्टूडेंट था, मेरे को तो मार मार के समझाते थे टीचर कि भाई रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड को डिवाइड करें तो उनका आंसर सबका सेम आता था। मेरे को बड़ी मार पड़ती थी मैथ की टीचर से, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था क्लास में, ठीक है। तो चलो, स्कूल में तो ऐसा होता ही है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। तो अगर मैंने बी सी, ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी निकालना है, तो बी सी ये वाला पार्ट है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, तो ये किसी और पार्ट के बराबर हो सकते हैं। ये वाला पार्ट है सी क्यू जो परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय ए पी। ये नीचे वाला बेस भी ले सकते हैं, बी क्यू डिवाइडेड बाय पी सी, ये भी ले सकते हैं, मगर मुझे ये चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। अब इससे पहले कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंद मच जाए, मैं इसको साफ सफाई करूँगा थोड़ी, ताकि आपको बाद वाला डायग्राम भी समझ आता रहे, क्योंकि साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ कभी कभी साफ सफाई के चक्कर में मेन कर्व्स उड़ जाती हैं सॉरी, बोल बोल के गला कई बार बैठ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैंने ये ए आर कर्व बनाई थी ना, ए बी को डिमांड कर्व भी कहते हैं और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। पूरे इकोनॉमिक्स में जो डिमांड कर्व होती है वही एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ए आर के गिरने से क्या हुआ, एम आर गिरी। मैं यहाँ रब करके अच्छी तरह से बनाता हूँ। जब ए आर गिरती है, ये पता है ना आपको, एम आर उससे भी ज्यादा गिरती है। हम इस कंडीशन में हम एज्यूम करने कि ए आर के गिरने से एम आर उससे डबल गिरेगी। ये बात याद रखना कि ए आर के गिरने से एम आर उससे डबल गिरेगी, ये चीज एज्यूम हो रही है। तो इसको पॉइंट ई दे दिया, इसको एफ दे दिया। अब ध्यान से देखें जरा, मैं लिख देता हूँ ए डी जो है वो एम आर का हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए आर के गिरने से एम आर उससे डबल गिरती हुई मैंने दिखाई है, ठीक है। ये मेन पार्ट है इसका सॉरी। अब मैं लिखता हूँ ट्राइंगल, पहले कलर चेंज करता हूँ, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हूबहू सेम है। सेम मतलब कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ, लिखता हूँ ट्राइंगल ए पी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। कैसे कॉन्ग्रेंट है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्ग्रेंट तब होता है जब दो ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो गए, और ये साइड, ये वाली साइड जो है सी ई, ओहो यार ये टच स्क्रीन में बड़ा स्यापा रहता है, हल्का सा दब जाए कुछ और खुल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि उसके गिरने से वो डबल गिरती है ना। तो जब डबल गिरती है तो ये साइड्स आपस में बराबर आ जाएंगी। तो हमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री का पेपर थोड़ना है। तो हमें तो बस ये बताना है कॉन्ग्रेंट है। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी ये साइड ए पी, इसकी ये साइड सी एफ के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ, साफ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम चलेगा नहीं। ओहो यार, वही जो मैंने आपको कहा था ना कि ये साफ सफाई करने के चक्कर में ना वो कर्व ही उड़ जाती है। तो ये मैंने चलो दोबारा बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो एपी साइड है, ये जो साइड है ये किसके बराबर है, सी एफ के। अब मैं एक और चीज लिखता हूं, अगर मैंने सी एफ निकालनी है तो मैं ये जो पूरी की पूरी साइड है सी क्यू मैं लिख लेता हूं, माइनस करके ये वाली जो साइड है ये पूरी साइड माइनस एफ क्यू, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी साइड है ये दो पार्ट्स में बनी हुई है। तो सी एफ निकालने के लिए ये पूरी की पूरी सी क्यू माइनस एफ क्यू, समझ गई बात। ये साइड निकालने के लिए पूरी साइड में से ये चीज माइनस करेंगे तो निकल जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, इसको भी मैं साफ कर लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ, यहां तक था बस, और कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब आसान है। शुरू में प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था बीसी बाय एसी, फिर हमने सेकंड में प्रूव किया बीसी बाय एसी किसके बराबर है, सी क्यू बाय एपी के। अब ये जो सी क्यू बाय एपी है
AP की जगह CF डाल दिया हमने, और नीचे फिर क्या किया, CF इज इक्वल टू CQ डिवाइडेड बाय FQ, CQ डिवाइडेड बाय FQ। अब ये जो CQ है, यहाँ फिर से लिखता हूँ प्राइस इलास्टिसिटीज, ये जो CQ है, CQ क्या है, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से, थोड़ा हचड़ पचड़ हो जाएगा। ये CQ है, ये CQ किस चीज़ को टच कर रही है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये AR कर्व को टच कर रही है, ठीक है। तो ये AR कर्व को टच कर रही है, तो ये क्या हुई, AR डिवाइडेड बाय अगेन CQ AR, ठीक है, माइनस FQ। कलर चेंज करता हूँ, FQ क्या पोर्शन है, FQ तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये कौन सी कर्व को टच कर रही है, MR को, तो ये क्या हुआ, MR, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया AR ओवर AR माइनस MR। इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। अब कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, भाई ये AR MR कैसे हो गया, उनके लिए मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये AR है और ये मान लो A और Q, तो अगर मैंने AR निकालना है तो ये AQ इज AR, ठीक है, AQ ही AR है। क्यों, अगर मैं A को Y एक्सिस से मिलाता हूँ, A को मैं Y एक्सिस से मिलाऊं, तो तभी आप बच्चे कहेंगे ना भाई OP इज AR, भाई ये साइड और ये साइड तो बराबर ही है, ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। और सिमिलरली अगर मैं MR बना देता हूँ, लेट दिस इज MR, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट का नाम दे दूं B, तो ये जो BQ हुआ ये MR हुआ, ठीक है। क्योंकि जब हम सामने वाली जो Y एक्सिस से मिलाएंगे तो ये कहेंगे ना MR इज OP1 या फिर A1 कर लो, ठीक है, हचड़ पचड़ हो गया थोड़ा, रब करके अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये साइड बराबर ही हुई, तो इसीलिए इसको AR कहेंगे और ये वाली जो साइड है उसको MR कहेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फैक्टर्स डिटर्मिनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को असर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने मीनिंग लिखना है किसका, प्राइस इलास्टिसिटी का, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप वहां से देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्राइस इलास्टिसिटी होती है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में किस हद तक चेंज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग या इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। जो कमोडिटी की नेचर है ये भी प्राइस इलास्टिसिटी को असर डालती है। कैसे, अगर कमोडिटी है नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरियात, जरूरत की चीजें हैं, तो आपकी डिमांड होगी लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को और आगे जाऊं, मैं आपको हल्का सा बताता हूं। यहाँ पे इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल, मतलब आप चेंज कर सकते हो, और लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक का मतलब है, लेस इलास्टिक मतलब कम चेंज होगी, इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगी, मोर इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज हो सकती है। ये चीजें दिमाग में रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो नेसेसिटीज में क्या होता है, नेसेसिटीज तो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो अगर इनके प्राइस में चेंज आए तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा या बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, इसीलिए लिखा हुआ है लेस इलास्टिक, कि या तो बहुत कम चेंज आएगा या इन इलास्टिक बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड जो लग्जरी होती है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक मतलब प्राइस के चेंज होने से वहां ज्यादा चेंज आएगा। तो दिमाग से सोचो, अगर कोई भी लग्जरी आइटम हल्की सी सस्ती हो जाए या सेल पे लग जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती। थर्ड, कंफर्ट्स। कंफर्ट्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक, मतलब जितना उनके प्राइसेस में चेंज आएगा उतना ही उनकी डिमांड में चेंज आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कोई भी गुड जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसकी डिमांड क्या होगी सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है, उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक, बल्कि मोर इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। अब किसी भी गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं तो अगर उसका प्राइस में हल्का सा चेंज आता है तो डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। एग्जाम्पल पेप्सी और कोक की ले लेता हूं कि अगर पेप्सी के प्राइस में हल्का सा चेंज आया तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोक अवेलेबल है ना। अगर पेप्सी के प्राइस बढ़े तो सारे लोग कोक पीना शुरू कर देंगे, पेप्सी के प्राइस सस्ते हुए उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, जो कोक पी रहे थे वो भी पेप्सी पे आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा आप कह सकते हो। तो जिस गुड के सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है या मोर इलास्टिक होती है, मगर वो गुड्स जिसके सब्स्टिट्यूट है ही नहीं उसकी डिमांड या तो लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, आपने पेट्रोल वाली कार ले ली है तो अब तो पेट्रोल ही डलाओगे ना, डीजल तो डलवाओगे नहीं। और अगर पेट्रोल आपको पता है दिन ब दिन हर एक कंट्री में महंगा ही होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट्स महंगा करती जा रही हैं, तो अब आपकी डिमांड क्या है, या तो लेस इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल कम है, मतलब आप वेस्टेज के लिए पेट्रोल को या गाड़ी को यूज नहीं करोगे क्योंकि वो महंगा है। ऑन द अदर हैंड इन इलास्टिक है, मतलब आपको डलवाना तो पेट्रोल ही है ना, जो जरूरत के काम है वो तो करनी ही करनी है क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है।
वैसे कई लोग मुझे गालियां भी निकाल सकते हैं कि भाई पेट्रोल गाड़ी के सब्स्टिट्यूट है, सीएनजी करवा सकते हैं, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं, मगर फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर सीएनजी नहीं करवाते तो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफरेंट यूजेस या ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जांपल मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं, एक से ज़्यादा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो चीज़ें जिनके डिफरेंट यूजेस हैं उनकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक। और वो चीज़ें जिनका सिंगल यूज़ है उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर मिल्क का प्राइस गिर जाए, क्योंकि मिल्क को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसका दही जमा सकते हो, उसकी लस्सी बना सकते हो, उसको बच्चे को वैसे ही दे सकते हो, चाय बना सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर आप मिल्क को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब उसके डिफरेंट यूजेस हैं, और अगर हल्का सा प्राइस ऑफ मिल्क चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज आएगा। अगर मिल्क सस्ता हुआ तो आप ज़्यादा खरीद लोगे, ताकि कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही जाएगा घर में, और अगर महंगा हो गया तो कम खरीदोगे। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आया ना। बट ऑन द अदर हैंड, जिसका सिंगल यूज़ होता है, एग्जाम्पल पेन, पेन का अगर सिंगल यूज़ है, या फिर कोई मोटरसाइकिल है उसका सिंगल यूज़ है, क्या यूज़ है कि आपको एज अ कन्वेंस, मतलब कन्वेंस से चाहिए ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर कल को चाइना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल देती है जिससे मोटरसाइकिल के जो दाम है वो मान लो 50,000 का है, 50,000 का है, वहां से गिर के 5,000 का रह जाता है। चाइना का कोई भरोसा तो है नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी निकालते रहते हैं वो कुछ ना कुछ सस्ता माल बेच बेच के। तो अगर वो इतना सस्ता कर देते हैं, तो क्योंकि इसका सिंगल यूज़ है, तो आप क्या 10 मोटरसाइकिल खरीद लेंगे? अगर 5,000 का हो गया, नहीं ना खरीदेंगे। क्योंकि जिस चीज़ का सिंगल यूज़ होता है उसको आप अगर प्राइस गिर भी जाए तो ज़्यादा नहीं खरीद पाते, एक आधा फालतू खरीद लोगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, पेन, पेन का एक ही इस्तेमाल है, लिखना। और अगर पेन सस्ता भी हो गया तो एक की जगह दो खरीद लोगे, 10-20 तो खरीद के नहीं आते, क्योंकि उसका तो सिंगल यूज़ है। तो सिंगल यूज में डिमांड लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर आप किसी भी चीज के इस्तेमाल को पोस्टपोन कर सकते हो, डिले कर सकते हो, टाल सकते हो, तो उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको नो पोस्टपोनमेंट, डिले नहीं कर रहे, अभी के अभी चाहिए वो चीज, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हुई, इन इलास्टिक। नेक्स्ट आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और इनकम बहुत ज़्यादा लो है, इस दोनों केस में आपकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जो हाई इनकम है, जो हाई इनकम ग्रुप है, उनकी इनइलास्टिक डिमांड क्यों है? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड में तो चेंज आता है नहीं। जितना मर्जी महंगा सामान हो, अगर उन्होंने लेना है तो ले ही लेना है, तो डिमांड में वो चेंज करते नहीं। और जो लो इनकम ग्रुप है उनकी इनइलास्टिक डिमांड इसलिए होती है क्योंकि लो इनकम तो बेचारे कुछ खरीद ही नहीं पाते, वो तो सिर्फ नेसेसिटीज ही खा पी रहे होते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज को ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उस केस में उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होनी ज़रूरी है। मतलब इनइलास्टिक ही होगी, क्योंकि प्राइस के चेंज करने से वो रोटी खानी तो नहीं बंद कर देंगे। बट जो मिडिल क्लास है उसकी डिमांड इलास्टिक है। मिडिल इनकम ग्रुप वाले क्या करते हैं, प्राइस के चेंज होने से अपनी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितने भी बड़े बड़े मॉल्स वगैरह खुल गए हुए हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो पहले ही कपड़े ले आते हैं वहाँ से अपने साइज़ के हिसाब से, और जो गरीब लोग हैं वो तो खाते ही रोटी हैं, तो रोटी की डिमांड तो इनइलास्टिक हुई। मगर जो मिडिल क्लास है ना, जैसे प्राइजेस में चेंज वगैरह आता है ना, वो भागते हैं मॉलों की तरफ। जब सेल लगती है तो मॉल में जा जाके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के सामान खरीद लेते हैं। तो मतलब मिडिल क्लास प्राइस के चेंज होने से डिमांड को चेंज करता है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअल है, जैसे किसी को सिगरेट की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई, चाय की आदत पड़ गई, तो जितना मर्जी महंगी मिले वो खाएगा खाएगा। तो डिमांड क्या हुई, इन इलास्टिक। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं है, उसे आदत नहीं पड़ी हुई, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। मतलब अगर उसको प्राइस ज़्यादा लगेगा तो वो कम खाएगा या नहीं खाएगा, और प्राइस के चेंज होने से वो अपनी डिमांड को चेंज करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं और अगर आपको वो चीज़ की आदत पड़ी हुई है तो आपको डबल रेट पे भी मिलेगी तो आप ले लेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं और अगर वो चीज़ आपको महंगी मिलती है और आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, तो आपको कोई बात नहीं यार, यहाँ महंगी मिल रही है, नहीं लेते, कहीं और से ले लेंगे या फिर कभी खा लेंगे। नेक्स्ट आता है सेवंथ पॉइंट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अगर आप किसी भी एक कमोडिटी पे अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खर्च करते हैं तो उस केस में डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी तनख्वाह में से कार लेने की सोचता हूँ, या फिर मैं टीवी या फ्रिज लेने की सोचता हूँ जिसमें मेरी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खर्च होता है, तो उस केस में मेरी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है, मैं लूँ नहीं लूँ, टाल सकता हूँ कि अगले महीने ले लूँगा, देख लेंगे, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी तनख्वाह का बहुत कम परसेंटेज खर्च हो रहा है किसी भी चीज़ पे, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं अपनी तनख्वाह में से न्यूज़पेपर या टूथब्रश या फिर सोप या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे मेरी तनख्वाह का बहुत कम हिस्सा खर्च होगा, जैसे पेन,
जिस पे मेरी तनख्वाह का बहुत कम हिस्सा खर्च होता है, उस चीज़ को लेने के बारे में सोचता हूँ तो मैं फटाफट से ले लेता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। क्योंकि बड़ी चीज़ों को हमने सोच के खरीदना है कि अगर सारे पैसे उधर ही खर्च कर दिए तो पूरे महीने में और तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से इलास्टिक इन इलास्टिक हो जाती हैं इस पे। नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल अगर हाई है, हाई बेसिकली किन चीज़ों का होता है, लग्जरी आइटम्स का। तो अगर लग्जरी आइटम्स का जैसे प्राइस हाई है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो चीज़ें लोग फुकरी मारने के लिए यूज़ करते हैं। फुकरी को हम इंग्लिश में शो ऑफ भी कह देते हैं। तो वो चीज़ें जिनके प्राइसेस हाई होते हैं और लोगों के दिमाग में थिंकिंग है कि हमने शो करना है या फुकरी मारनी है अपनी, तो उस केस में डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। जैसे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात, कॉस्टली कार्स, कॉस्टली फ़ोन्स खरीदते हैं जो कि लग्जरी आइटम्स में आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। लोग खरीदते हैं क्योंकि बेसिकली ये चीज़ कौन खरीदता है, ये चीज़ खरीदता है रिच है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक ही होती है, उसने खरीदनी ही खरीदनी है। नेक्स्ट आ जाता है लो प्राइस। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस लो है, उसकी भी डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि अगर प्राइस लो है तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, आपको यार खरीद ही लेते हैं, सस्ती तो है, तो डिमांड इनइलास्टिक। अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कीमत ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, बीच बिचाले सी है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि खाएं नहीं खाएं, और सस्ती होगी महंगी होगी, उसकी डिमांड थोड़ी इलास्टिक होगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है तो इलास्टिसिटी कम है, और अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आज के आज ही अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो टाइम पीरियड शॉर्ट है ना, तो आज के आज आप ले आओगे, उसे क्या कहेंगे, डिमांड इनइलास्टिक है। मगर अगर आपके पास टाइम पीरियड लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ्स है, कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ लेके आनी है, उसकी डिमांड करनी है, क्या पता 2-3 मंथ्स तक आपका मूड ही चेंज हो जाए, आप कुछ और चीज़ ले आओ, तो उस केस में ये इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जॉइंट डिमांड। वो चीज़ें जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है, उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में जो मर्जी चेंज हो, डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पेट्रोल वाली कार ली, मुझे क्या पता था कि 100 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा, समझ की बात, तो मेरी डिमांड तो इनइलास्टिक है ना, मुझे तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी जॉइंट डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, तो जॉइंट डिमांड डील्स विद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्कस करेंगे क्या होता है और इसकी डिग्रीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इंग्लिश में चलते हैं। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, ये तो सबको पता है, मगर किस एक्सटेंट तक, किस हद तक चेंज आएगा, उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू R.J. Lipsey, the responsiveness of demand to change in income is termed as income elasticity of demand. ये कहते हैं कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब किस हद तक चेंज आएगा। फिर से वही बात, तो आप एक डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, जिससे कि टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ने वाला है। तो इसका फॉर्मूला EY मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सेम है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का था, बस प्राइस की जगह इनकम आ गया। और यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बाय क्यू। या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी बाय इनकम बाय क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाल सकते हो, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसकी डिग्रीज करते हैं। डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में सबसे पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हमें ये बताती है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, और जब भी इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन। तो इस टाइप का रिलेशन कौन से गुड्स में होता है, नॉर्मल गुड्स में, क्योंकि नॉर्मल गुड्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम इलास्टिसिटी जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो वो इस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड फॉर नॉर्मल गुड्स, यार ये हवाई जहाज को भी अभी जाना था इतनी आवाज़ करते हुए, और दूसरी साइड मैं लिख लूँगा इनकम। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे प्राइस की जगह क्या आ गया, इनकम। ठीक है, अब मैं मुझे तो ये शो करना है कि इनकम के बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ती है, तो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और इसको इस तरीके से लिखता हूँ। सपोज़ मेरी इनकम इतनी है और मैं इतने नॉर्मल गुड्स खाता हूँ। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं नॉर्मल गुड्स पहले से
ज़्यादा खाता हूँ। तो ये आपकी जो है वो डिमांड कर्व बन गई डी, ये मुझे फिर से बनानी पड़ेगी क्योंकि ये पॉइंट से नहीं निकली, तो इसको पर्टिकुलर इन्हीं पॉइंट से निकालते हैं, डी डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। पॉजिटिव डिग्री मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री को हम नॉर्मल गुड्स की डिग्री डेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नेगेटिव डिग्री। नेगेटिव डिग्री एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब बेसिकली इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है। तो नेगेटिव रिलेशन किस केस में होता है? बेसिकली इंफीरियर गुड्स में, कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड है वो गिर जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड थोड़ा ना कंज्यूम करोगे, आप नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करोगे। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इंफीरियर गुड्स। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म लिख ली है क्योंकि जगह की कमी है। यहाँ पे आप लिख लो इनकम। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने जूम कर दिया इसको, मगर जूम आउट कर लेता हूँ। मान लो आपकी इनकम इतनी है, इनकम है इतनी, इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड है इतनी। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप इन्फीरियर गुड तो कम ही खाओगे ना। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है इन्फीरियर गुड की डिमांड तो कम होगी। तो इन दो पॉइंट से जो डिमांड कर्व निकलेगी, इन दो पॉइंट से जो डिमांड कर्व निकलेगी उसको हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री कह सकते हैं, या फिर इस डिमांड कर्व को हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डिग्री है, कि इनकम के बढ़ने से जो डिमांड है वो गिरती है। तो इस केस में हमेशा इन्फीरियर गुड्स आ जाते हैं, जिसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड हमेशा गिरती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जब भी नेगेटिव रिलेशन होता है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और करते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी, या फिर जीरो इनकम इलास्टिसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम बढ़ेगी तो भी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, इनकम गिरेगी तो भी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। ये बेसिकली किन चीज़ों के लिए होती है? नेसेसिटीज़। एग्जांपल लेता हूँ, सॉल्ट। अगर कोई अमीर हो जाएगा तो वो क्या नमक डबल ट्रिपल खाने लग जाएगा? नमक तो उतना ही खाएगा। और अगर कोई गरीब हो गया तो भी नमक कम कर देगा। तो जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसमें इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो डायग्राम देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर सॉल्ट, जो कि एक नेसेसिटी है, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ इनकम। ठीक है, तो इसकी जो डिमांड कर्व होगी वो इस तरीके से बनेगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। ये डिमांड कर्व है, क्योंकि इनकम चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, y1 y2, या इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए y3, नमक की डिमांड तो उतनी रहेगी ना। तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? ज़ीरो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि एक गुड के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और की, तो किसी और के प्राइस के चेंज होने से किसी और गुड की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सिंपल इंग्लिश में चलिए लिखते हैं, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर वन गुड चेंजेस एज अ रिजल्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, कि किसी और के प्राइस के चेंज होने से किसी और के डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ता है। इसका फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी का, ई सी इसको डिनोट करते हैं, ई और सी थोड़ा नीचे होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स गुड, तो इसलिए एक्स नीचे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड, इसलिए वाई थोड़ा नीचे लिखा हुआ है। इसको हम नॉर्मल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई बाय पी वाई डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। तो सेम फार्मूला है जो प्राइस इलास्टिसिटी का होता था, बस क्वांटिटी किसी और की और प्राइस किसी और की डिस्कस की जाती है। तो बेसिकली ये रिलेटेड गुड्स के केस में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आ जाता है डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, कि क्रॉस इलास्टिसिटी की डिग्री क्या है। डिग्रीज में सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिग्री। अब ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक गुड के प्राइस के बढ़ने से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब प्राइस किसी और का बढ़ेगा और डिमांड किसी और की बढ़ जाती है। बेसिकली ये किस केस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई तो डिमांड फॉर कोक बढ़ जाएगी ना। पेप्सी महंगी होगी तो सारे कोक पीना शुरू कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। तो इस केस में पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में। इसका डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक, ठीक है, और दूसरी साइड लिख देता हूँ प्राइस ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ पेप्सी। ठीक है, अगर मैं इसमें
पेप्सी का प्राइस बढ़ा दूं, मतलब पेप्सी महंगी हो गई, पहले मैं ये शो करता हूँ कि पेप्सी का प्राइस इतना था और कोक की क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। अब अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग तो पेप्सी पसंद नहीं ना करेंगे। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है, मैं प्राइस अच्छी तरह से लिख लेता हूँ P1 तक, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तकरीबन मेरे से उलट पुलट डायग्राम बन गया है, मैं थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही इसमें, तो चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझना ही है। तो इसमें जो डिमांड कब बनेगी वो दोनों पॉइंट्स के बीच में से जाएगी, तो मैं दोनों पॉइंट के बीच में से निकाल देता हूँ। आप स्केल से निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये पॉजिटिव डिग्री होगी जिसमें एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है। आप ये भी शो कर सकते थे कि अगर इसकी प्राइस गिर गई तो इसकी डिमांड गिर गई, तब भी पॉजिटिव रिलेशन ही बनता। तो पॉजिटिव डिग्री होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव डिग्री। नेगेटिव डिग्री कहती है कि एक का प्राइस, अगर प्राइस ऑफ ए बढ़ता है तो डिमांड फॉर बी गिरेगी एंड वाइस वर्सा। तो इसमें नेगेटिव रिलेशन की बात होती है। तो बेसिकली ये किन टाइप के गुड्स की बात हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मिल के आपकी डिमांड को पूरा करते हैं। एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ गया तो जो डिमांड फॉर कार है, कार कौन सी? पेट्रोल कार, उसकी डिमांड तो गिर जाएगी। लोग कहेंगे यार पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब डीजल कार ले लेते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जिसमें एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड गिरनी ही गिरनी है। और अगर एक का प्राइस पेट्रोल सस्ता हो गया तो सारे डीजल कार की जगह पेट्रोल कार ले लेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेट्रोल कार। ये कार लिख रहा हूँ मगर ये पेट्रोल कार है, ठीक है। प्राइस इतना है और लेट डिमांड इतनी है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल कार्स की डिमांड जो है वो कम होने वाली ही है, कम होगी ही होगी। अब इन दोनों पॉइंटों में से जो डिमांड कब बनेगी उसको मैं बता देता हूँ। डी ये नेगेटिव स्लोप जा रही है, मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार में नेगेटिव रिलेशन है। थर्ड सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हम कहते हैं जीरो इलास्टिसिटी या जीरो डिग्री, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक का प्राइस बढ़े या गिरे दूसरे की डिमांड कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तब होता है व्हेन द गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जब गुड्स का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइस ऑफ कार बढ़ा दूं तो डिमांड फॉर पेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार और पेन का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इस केस में क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ कार, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेन। तो इसमें जो डिमांड कर्व होगी वो मैं कलर चेंज करता हूँ। इसमें डिमांड कर्व जो होगी वो इनइलास्टिक वाली होगी। डी डिमांड कर्व, प्राइस ऑफ कार चाहे इतना हो चाहे इतना हो या फिर और ज़्यादा हो, डिमांड फॉर पेन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? हमेशा जीरो। ओहो, मैंने इनकम इलास्टिसिटी लिख दिया, मुझे लिखना था क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? हमेशा जीरो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूँगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। आपको पता है कि मोनोपोली के अंडर जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस कैसे डिटर्मिन करता है? प्राइस डिटर्मिन करता है ड्यू टू इलास्टिसिटी। अब दिमाग से सोचें, किसी भी चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो वो हमेशा लो प्राइस चार्ज करेगा। लो प्राइस इसलिए चार्ज करेगा क्योंकि ये ना हो कि वो प्राइस बढ़ा दे और लोग दूसरी कमोडिटी या दूसरे गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो मोनोपोली में सिंपल बात ये होती है कि जब भी डिमांड इलास्टिक होती है तो लो प्राइस चार्ज किए जाते हैं, और जब भी उसको लगता है कि डिमांड इनइलास्टिक है, कि कंज्यूमर ने ये चीज़ लेनी है, तो क्या हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। तो कैसे प्राइस चार्ज करता है? फिर से वही बात कि मोर प्राइसेस फ्रॉम दोज हुज डिमांड इज इनइलास्टिक। जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है उनसे ज़्यादा प्राइस, और जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक है उनसे लो प्राइस। वही बात आ गई, बस पॉइंट थोड़ा बढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। तो इसमें सिंपल है बहुत ज़्यादा। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली इन द सेम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक कॉटन एंड कॉटन सीड्स एट्सेट्रा। इसके अंदर जॉइंट सप्लाई वाले वो चीज़ें आ जाती हैं जो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ठीक है। शीप एंड वूल, ये जो शीप का जो मटन एंड वूल ये कह सकते हो। इफ़ द डिमांड फॉर कॉटन इज इनइलास्टिक,
अगर कॉटन की डिमांड इनइलास्टिक है देन द प्राइस ऑफ कॉटन विल बी फिक्स्ड मोर। अगर कॉटन की डिमांड इनइलास्टिक है, कॉटन खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने कपड़ा बनाने के लिए, तो उसका प्राइस मोर होगा। एंड इफ द डिमांड फॉर कॉटन सीड्स इज इलास्टिक तो उसका प्राइस क्या होगा, लो। तो जब भी हम जॉइंट सप्लाई की बात करते हैं कि दो चीजें जॉइंटली प्रोड्यूस हो रही हैं, जॉइंटली सप्लाई हो रही हैं, उसमें से जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है उसका प्राइस हाई रखा जाएगा और जिसकी डिमांड इलास्टिक है उसका प्राइस लो रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को जो भी किसी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर वो देखता है किसी भी चीज़ की डिमांड इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो वो उस पर लेस टैक्सेस लगाता है। क्योंकि अगर उसने उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिए, प्राइस बढ़ गई, तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे या किसी और कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वो देखते हैं कि जैसे जिस चीज़ की डिमांड इन इलास्टिक है, लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा लेते हैं क्योंकि उनको पता है लोग इसके खरीदे बगैर रह नहीं सकते। एग्जाम्पल, सिलेंडर बहुत महंगे हो गए, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, क्योंकि इनकी इनइलास्टिक डिमांड है, तो गवर्नमेंट से इनके ऊपर हैवी टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉरी, फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब बर्डन ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये है कि लगा किसी और पे, दिया किसी और ने। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो अगर दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है तो वो पूरा प्राइस में ऐड करके हमारे ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर्स एंड लेस बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स। अगर आपकी इनइलास्टिक डिमांड है और दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है, इनइलास्टिक मतलब आपने खरीदनी है और दुकानदार के ऊपर टैक्स लगता है, तो दुकानदार क्या करता है, उस टैक्स को प्राइस में ऐड करके आपके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ऑन द अदर हैंड, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार अगर मैंने टैक्स कन्वर्ट करके प्राइस बढ़ा दिए, चीज़ों के टैक्स इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लोग खरीदना बंद कर सकते हैं। तो जब भी इलास्टिक डिमांड होती है, द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी मोर ऑन प्रोड्यूसर्स एंड लेस ऑन कंज्यूमर्स। सॉरी, सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। A country will gain by increasing the price of her exports if the demand in the importing country is inelastic. ये कहता है, ये भी बहुत सिंपल है, ये कहता है कि अगर किसी भी कंट्री में आप सामान भेज रहे हो, किसी भी कंट्री में आप सामान भेज रहे हो और उस कंट्री में उस चीज़ की जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अरब कंट्री से हमारे यहाँ तेल आता है, तो अरब कंट्री से जब हमारे यहाँ तेल आता है तो हमारे कंट्री में उस चीज़ की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो अरब कंट्रीज जो भी ओपेक जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी वो प्राइस डिसाइड करते हैं, उनकी मोनोपोली है, उस हिसाब से हमारे से चार्ज करते रहते हैं। अगर किसी भी एक्सपोर्टिंग कंट्री को पता है कि जिस कंट्री में वो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ खरीदी जाएगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो रेट हाई करके बेचते हैं। और दूसरी तरफ, if the demand in the importing country is elastic, then exporting country will reduce the price. अगर हमें पता है कि जिस कंट्री में हम माल भेज रहे हैं वहाँ पे ये माल खरीदा भी जा सकता है और नहीं भी खरीदा जा सकता, तो लोगों की जो डिमांड है वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, तो हम हमेशा लो प्राइस चार्ज करेंगे। अ कंट्री विल बी एबल टू इम्पोर्ट गुड्स चीपली हुज डिमांड इज इलास्टिक। दूसरी तरफ चलें कि अगर हमारी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड इलास्टिक है तो जो भी हम बाहर से सामान मंगाएंगे वो हमारी, क्योंकि डिमांड फ्लेक्सिबल है तो इलास्टिक डिमांड है, तो हम लो प्राइस पे मंगा पाएंगे। अगर हमारी डिमांड इन इलास्टिक है किसी चीज़ की और बाकियों को पता है इन्होंने तो खरीदना है, तो वो हमसे डबल ट्रिपल रेट चार्ज करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट वो कंपनियों को एक्वायर कर लेती है जो वो सोचती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, गवर्नमेंट नेशनलाइजेज दोज एंटरप्राइजेज डिमांड फॉर हुज प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार उन कंपनियों को नेशनलाइज कर लेती है जिनके बगैर जो कंज्यूमर्स हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल है। जैसे पेट्रोलियम कंपनीज हैं, अब तो प्राइवेट भी हो गई हैं, मगर जब शुरू में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो पेट्रोलियम कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी क्या थी, नेशनलाइज थी, मगर अब आस्ता आस्ता प्राइवेटाइज होती जा रही है। तो नेक्स्ट आ जाता है वेज डिटर्मिनेशन। इफ द डिमांड फॉर लेबर सर्विसेज इज इनइलास्टिक, आप प्रोड्यूसर हो और आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, लेबर यूनियन क्या करेंगी, लड़ाइयाँ करके, बहसम बसाई करके हाई वेज रेट फिक्स करा देगी।
क्योंकि उनको पता है कि आप उस लेबर के बगैर आपका चल नहीं रहा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि लेबर की डिमांड जो है, लेबर की सर्विसेज की डिमांड इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसकी वेज हाइक की जाए, क्योंकि आप लेबर से काम करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते, इलास्टिक डिमांड है। जब डिमांड फॉर लेबर इज इलास्टिक तो आप लो वेजेस पे या उनके लो प्राइसेस पे भी आप खरीद सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जब डिमांड मतलब इन इलास्टिक है, आपको लेबर चाहिए ही चाहिए, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको हाई प्राइस देनी पड़ेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी।